अस्सलाम वालेकुम लेवल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम तारीख के बाब नंबर 3 बरतानवी हिंदुस्तान में सियासी बेदारी की बकिया हिस्से की पढ़ाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल द सेंट्रल स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिल सकें आसानी से। कल की वीडियो में आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरह क़याम में आई और किसने वो इसका क़याम किया और उसकी इब्तदाई मकासद, कांग्रेस पर हैसियत हिंदू जमात, और अब आगे हमने तकसीम बंगाल के बारे में देखा कि तकसीम बंगाल का पस मंज़र क्या था, उसके असबाब क्या थे, उस पर हिंदुओं ने किस तरह का रद्द-ए-अमल दिया और फिर वो तहरीक जो तकसीम थी वो क्यों ख़त्म हो गई। ये हमने कल किया था। आज हम शुरू करेंगे शिमला वफ़द के बारे में। शिमला वफ़द 1906 और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा। शिमला वफ़द तकसीम बंगाल के सबब हिंदू अंग्रेज़ों से सख्त नाराज़ थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने तकसीम बंगाल हिंदू और कांग्रेस की मर्ज़ी के खिलाफ की थी। ठीक है, तकसीम बंगाल जो अंग्रेज़ों ने की थी किसके खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, और कांग्रेस के खिलाफ जाकर ये फैसला किया था। चुनांचे अंग्रेज़ों ने अब ये फैसला कर लिया कि क्योंकि वो नाराज़ हो चुके हैं हिंदू, तो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को और कांग्रेस को खुश करने के लिए मुल्क में सियासी इस्लाहात नाफिज करने का ऐलान किया। उसने कहा कि अब हम सियासत में कुछ चेंजिंग लाएंगे, कुछ इस्लाहात करेंगे, कुछ इस्लाह करेंगे सियासत के बारे में। तो इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया। ज़्यादातर मुसलमान वोट देने के अहल ना थे। हिंदू वोटर किसी मुसलमान को वोट नहीं देते थे, लिहाजा मुस्लिम सूबों की कौंसिलों में भी मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर थी। नई इस्लाहात में हिंदुओं का सियासी इख्तियार बनने का खदशा था और मुसलमान अपने हकूक़ से बादस्तूर महरूम रहते। चुनांचे सरागा खान मुसलमान रहनुमाओं का वफ़द लेकर, मतलब वफ़द का मतलब एक टीम लेकर, 1 अक्टूबर 1906 को वाइस राय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले। तो फिर इस वफ़द के साथ जब वो शिमला में मिले तो इसका नाम क्या पड़ गया, इस जो था इसका नाम बन गया शिमला वफ़द कॉन्फ्रेंस। तारीख में इसको शिमला वफ़द का नाम दिया जाता है। इसके मुतालबात जो हैं वो दर्ज झैल हैं, इनका खुलासा है। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट करके डिफ़ाइन किया यहाँ पर। अलिफ, मुसलमानों को मजलिस कानून साज में अलहदा नशिस्तें दी जाएँ। उन नशिस्तों के इंतखाबात के लिए वोट देने का हक भी मुसलमानों को हासिल हो। इस तरह मुल्क में जुदागाना तर्ज का इंतखाब नाफिज किया। तो उन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों की एक अलग मजलिस में जो है उनकी नशिस्तें मुकर्रर की जाएँ और फिर उन मुसलमानों को मुसलमान ही वोट दें। तो इस तरह मुल्क में जो है जुदागाना इंतखाब हो गया। मतलब ये हो गया कि हिंदू जो है वो हिंदुओं को वोट देंगे और मुसलमान जो है मुसलमानों को वोट देंगे। तो ये जुदागाना इंतखाबात जो है वो शुरू हो गए थे। इसके बारे में एक तरह से मुल्क में बातचीत शुरू हुई। मुसलमानों की सियासी अहमियत की पेश नज़र उन्हें मजालिस कानून साज और दीगर मुंतखब इदारों में आबादी के तनासब से ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए। ठीक है, आबादी के हिसाब से जो है वो उनको नुमाइंदगी को तकसीम करें कि कहाँ पर कितने नुमाइंदे हों और कहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और कहाँ पर हिंदुओं की ज़्यादा है। तो इस तरह से वो तकसीम करें। वायसराय ने वफ़द को यकीन दिलाया कि मुसलमानों के सियासी हकूक़ और मफादात की हिफाजत की जाएगी। इसने मुसलमानों के दोनों मज़कूरा मुतालबात दुरुस्त और जायज़ समझते हुए उन्हें तस्लीम करने का वादा किया। शिमला वफ़द की कामयाबी से मुसलमानों को अपनी बेहतरी के लिए ज़्यादा सोचने और आगे बढ़ने का हक़ हासिल करने का हौसला मिला। ठीक है, वायसराय ने जो है वो इस वफ़द की बात को सुना और उसको माना भी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुसलमानों को ये हकूक़ मिलने चाहिए, ये मफादात जो हैं वो मिलने चाहिए और वो उनकी हिफाजत भी करेंगे, और वादा भी किया कि इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इससे मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की जो है वो लहर पैदा हो गई। आगे है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906। मुसलमान रहनुमाओं का एक नुमाइंदा इज्तिमा अक्टूबर 1901 में लखनऊ में हुआ, जिसमें तय पाया कि मुसलमानों के सियासी और माशरती हकूक़ की हिफाजत के लिए एक तंजीम कायम की जाए। ठीक है, जिसमें मुसलमान पॉलिटिकली और इकनॉमिकली जो है वो उनके मुसलमानों को जो है वो हकूक़ दिए जाएँ, उनकी हिफाजत की जाए। तो उनकी बात सुनने और उनके हकूक़ देने के लिए एक टीम बनाई जाए, एक तंजीम ऑर्गेनाइज़ की जाए। ठीक है, चुनांचे एक कमेटी बनाई गई जिसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो किसी मुनासिब वक्त पर तमाम सूबों के मुसलमान नुमाइंदों का इजलास बुलाने का एहतमाम करे। इस वक्त तो नुमाइंदा इजलास का एहतमाम ना हो सका, लेकिन शिमला वफ़द की कामयाबी से मुसलमानों को अपनी अलहदा जमात की तश्कील की तरफ मतवज्जा किया गया जो कौमी सतह पर मुसलमानों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ठीक है, क्योंकि इसका काम ये टीम क्यों बनानी थी कि मुसलमानों के जो है हकूक़ की, माशरती और सियासी हकूक़ की हिफाजत की जाए। तो उस टाइम ये मुमकिन ना हो सका कि मुसलमान के तमाम नुमाइंदे जो एक जगह पर आए, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जो शिमला वफ़द में थी तो जो बातें मान ली थी लॉर्ड ने, क्या कहते हैं, वाइसराय ने, तो उन्होंने इस बात को आगे हिफाजत करने की और इस बात को आगे तश्कील देने के लिए जमात की तश्कील की तरफ मतवज्जा कर लिया मुसलमानों को।
दिसंबर 1906 में ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास हुआ। इसमें बरसगीर के अहम मुसलमान रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तालीमी मसाइल पर गौर करने के साथ साथ सियासी जमात की तश्कील के बारे में भी तबादला ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर 30 दिसंबर 1906 को नवाब वक़ारुल मलिक की सदारत में एक खसूसी इजलास हुआ। इस इजलास में नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद पेश की, जिसे इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। ठीक है, अब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो यहाँ पर जो है वो मुसलमानों के बरसगीर से दूर दूर से काफ़ी सारे मुसलमान रहनुमा ने शिरकत की। तो उन्होंने सोचा कि इसी कॉन्फ्रेंस में ही क्यों ना हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या एक नई तंजीम या कमेटी के ऊपर बात कर लें। तो उस पर जो है वो गुफ्तगू हुई जमात की तश्कील पर। ठीक है, और उस बात की किसकी सदारत में हुई? ये नवाब वक़ारुल मलिक की सदारत में नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद पेश कर दी, और फिर ये करारदाद मंजूर भी हुई कि बिल्कुल मुसलमानों के लिए एक अलग कमेटी बनाई जानी चाहिए, एक अलग जो है वो जमात बनानी चाहिए। बरसगीर के मुसलमानों के सियासी हकूक़ और मफादात की हिफाजत करना इसका असल बुनियादी मकसद यही था। मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए मफाहमत और वफादारी का जज्बा पैदा करना, बरसगीर की दूसरी अक़वाम से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना और इत्तेहाद की राहें तलाश करना। ठीक है, बरसगीर में बाकी की जो कौमें हैं मुसलमानों को चाहिए कि वो उनके साथ जो है वो इत्तेहाद दोस्ताना ताल्लुकात करें और मिलजुल के रहें। ये जो है वो बुनियादी मकासद थे इसके। मुस्लिम लीग का कायम बरसगीर की तारीख का एक अहम वाक़या था, क्योंकि मुसलमानों की पहली बड़ी पार्टी थी जो सामने आई थी। मुसलमानों के सियासी मैदान में दाखिल होने का एक नुक्ता आगाज़ था। एक नुक्ता आगाज़ मतलब किसी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू था जिससे मुसलमानों का सियासी जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो यहाँ से शुरू हो चुका था। मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले मुल्क की सियासत में भरपूर हिस्सा लेने लगे। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की रहनुमाई का फ़र्ज़ पूरा किया और उसने हुक्मरानों के सामने एक सही तर्जुमानी की। ठीक है, जितने भी हुक्मरान थे उनके सामने मुसलमानों ने मिलकर, इन रहनुमाओं ने मिलकर, इस पूरी मुस्लिम लीग ने मिलकर हुक्मरानों के सामने एक सही तरह से मुसलमानों की तर्जुमानी कर दी। मुस्लिम लीग ने अपने क़याम के बाद मुसलमानों की बड़ी खिदमत की। उसने कोशिश की कि इस कोशिश से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात का हक़ तस्लीम किया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने देखा कि मुसलमान जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, मुस्लिम लीग जो है उनकी सही से तर्जुमानी कर रही है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो है मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात को जो है हक़ तस्लीम किया और इसे मिंटो मॉडल इस्तिलाहात 1909 में शामिल कर लिया। इस तरह अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के अलग कौमी वजूद को बड़ी हद तक मान लिया। अब मुसलमानों पर सरकारी मुलाजमत में जाने से मुतालिक पाबंदियाँ भी ख़त्म हो गई, क्योंकि मान लिया गया था कि मुसलमान एक अलग कौम है, एक अलग जमात जो है उनकी बन गई, तो अब उनको कहीं ना कहीं ओहदे और सरकारी ओहदे भी मिलने चाहिए। उन्हें सरकारी ओहदे भी मिलने लगे। एक मुसलमान को वाइसराय की कौंसिल में भी शामिल कर लिया गया। जो वाइसराय की जो कौंसिल थी उसमें सिर्फ हिंदू और अंग्रेज़ शामिल थे, तो अब एक मुसलमान को भी उस कौंसिल में शामिल कर लिया गया। हुकूमत ने मुस्लिम औकाफ के कानून की मंजूरी भी दे दी। ठीक है, इदारे कायम किए मुसलमानों ने अपने अलग अलग, तो उनके लिए भी मंजूरी दी। इस तरह मुख्तलिफ शोबाजात ज़िंदगी में मुसलमानों की पोजीशन पहले से बेहतर होना शुरू हो गई। इस तरह मुस्लिम लीग एक तरफ तो मुसलमानों की सियासी रहनुमाई करती रही और दूसरी जानिब उसने मुखालिफों से भी गुफ्तगू शरीक जारी रखी। ठीक है, मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे उन सब ने सियासी रहनुमाई की और सही से हुक्मरानों की तर्जुमानी भी करते गए। मुसलमानों की तर्जुमानी जो है वो हुक्मरानों के सामने करते गए, और फिर जो मुखालिफिन थे ना उनके साथ भी उनकी बातचीत जारी रही। मिसाक लखनऊ 1916, पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918 से हिंदुओं और मुसलमानों के सियासी अफकार में तब्दीली पैदा हुई, क्योंकि जंग के बाद जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मुसलमानों को और हिंदुओं को एक सियासी तौर पर फ़िक्रमंदी हो गई थी, तो ये जो फ़िक्र है ये सियासी अफकार में तब्दील हो गई। दोनों कौमों के लीडरों में यह एहसास हुआ कि अगर वो जंग के खात्मे पर हुकूमत से ज़्यादा मराआत हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे से ताउन करके मुत्तफ़िका मुतालबात पेश करने होंगे। अब उनको समझ आ गई थी हिंदुओं को मुसलमानों को, क्योंकि हुकूमत जो है वो वहाँ पर किसकी थी, अंग्रेज़ों की थी, तो वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो चाहते थे वो कहते थे अगर हमने अपनी मराआत या हमने जो कुछ भी हुकूमत से बात मनवानी है, जो भी हमारे मुतालबात हैं, तो वो हम इसी तरह मनवा सकते हैं कि हम दोनों टीम्स जो हैं, दोनों लीडर्स जो हैं दोनों कौमों के, वो मिलकर इत्तफाक़ राय से मुतालबात पेश करें और फिर एक दूसरे की बात भी आपस में सुनी और मानी जाए। चुनांचे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर एक दूसरे से ताउन करने पर आमादा हो गए। कायद-ए-आज़म इस वक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के रुकन थे। इसने कोशिश की कि 1915 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इजलास बैक वक्त मुंबई में मुनक्किद हुए।
दोनों सियासी जमातों ने मुश्तरका मफाद की बातों पर गौर करने का फैसला किया। 1960 में दोनों सियासी जमात का मुश्तरका इजलास लखनऊ में हुआ और फिर इस इजलास को इसीलिए मिसाक लखनऊ एक मुआहदा हुआ, एक बात तय हो गई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों जमातें, तो उसको क्या कहा, मिसाक लखनऊ। इस मौके पर दोनों जमातों के दरमियान एक मुआहदा हुआ जो तारीख में मिसाक लखनऊ के नाम से मशहूर हो गया। इस मुआहदे की अहम दफात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात का असूल तस्लीम कर लिया। पहले किसने तस्लीम किया? अंग्रेजों ने कहा कि जी मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात मिलने चाहिए। उसके बाद कांग्रेस ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया। नंबर 2, कांग्रेस मरकजी कानून साज असेंबली में मुसलमानों के लिए 1/3 नुमाइंदगी देने पर रजामंद होगी। उन्होंने ये कहा कि 1/3 नुमाइंदगी मतलब 4 में से 1 हिस्सा या 25% जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है वो कानून साज असेंबली में के लिए मुंतखब कर ली गई। उन्होंने कहा कि उस पर जो है वो फैसला किया जाए। असूल तवाज़ुन पर अमल दरामद के सिलसिले में दोनों जमातों में इत्तफाक हो गया। इस असूल का मकसद ये था कि जिन सूबों में मुसलमान अक़लियत में हैं वहाँ मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासब से ज़्यादा नशिस्तें दी जाएँ, ठीक है, और जिन इलाकों में हिंदू या सिख अक़लियत में हैं वहाँ उन्हें ज़्यादा नशिस्तें दी जाएँ। मतलब उन्होंने ये कहा कि सूबों में जहाँ मुसलमानों की तादाद कम है ना, वहाँ मुसलमानों की आबादी के तनासब के हिसाब से फिर किसको ज़्यादा नशिस्तें दी जाएँ? हिंदुओं को। और जहाँ पर हिंदू और सिख कम है वहाँ पर मुसलमानों को नशिस्तें दे दी जाएँ, क्योंकि उनकी तादाद वहाँ कम है और मुसलमानों की तादाद वहाँ ज़्यादा होगी। नंबर 4, मरकजी या सूबाई असम्बली में कोई गैर सरकारी मेंबर किसी दूसरी कौम से मुतालिक करारदाद या बिल पेश नहीं कर सकेगा, ठीक है। जो किसी और मेंबर का होगा, किसी और असम्बली या मरकजी असम्बली का होगा, वो वहाँ पर बिल पेश नहीं करेगा, ना ही उस बिल को मंजूर किया जाएगा जब तक इस मुतल्लिका कौम की 3/4 अरकान की हिमायत शामिल नहीं होगी। 3/4 में कितने हो गए? 75%, यानी कि 75% लोग जो हैं जो कांग्रेस से भी हो सकते हैं, मुसलमानों से हो सकते हैं। तो अगर उतने 75% पीपल्स की या मेंबरान्स की हिमायत शामिल होगी तभी बिल मंजूर होगा, अदरवाइज मंजूर नहीं किया जाएगा, ना ही पेश किया जाएगा। मुआहदा लखनऊ 2 कौमी नज़रिए की जानिब से एक अहम कदम था। इसकी रूह से हिंदुओं ने मुसलमानों को एक अलग कौम और मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात तस्लीम कर लिया था। हिंदुओं ने मुसलमानों के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। हिंदुओं ने मुसलमानों के माबैन इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम हो गई। ये दोनों ने मिलकर मुश्तरका मफादात के लिए जदोजहद का आगाज़ किया। हिंदू और मुसलमानों के माबैन ये पहला और आखिरी सियासी समझौता था, ठीक है। पहली और आखिरी मरतबा जो है हिंदू और मुसलमान मिलकर सारा काम कर रहे थे। इसके बाद वो फिर कभी किसी बात पर इत्तफाक ना कर सके। इस मुआहदे की बदौलत कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाए। आगे है तहरीक इत्तेहाद आलम इस्लाम। ये तहरीकें शुरू हो जाती हैं अब यहाँ से, ठीक है। आगे हम तहरीक देखेंगे, तहरीक रेशमी रुमाल, तहरीक खिलाफत, ठीक है, तहरीक हिजरत। तो पहली जो तहरीक शुरू हुई है वो तहरीक इत्तेहाद है आलम इस्लाम। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में मुसलमानों के चंद मुफक्किरीन ने मुस्लिम इत्तेहाद के जज्बे के तहत एक तहरीक का आगाज़ किया जिसका नाम था तहरीक इत्तेहाद आलम इस्लाम। इस तहरीक का आगाज़ जमालुद्दीन अफ़गानी ने अफ़गानिस्तान से किया और उन्होंने हिंदुस्तान, मिस्र, अरब और तुर्की और फ्रांस का सफ़र किया। इस तहरीक से मुतासिर होकर मिस्र में मोहम्मद उबैदा ने भी इस कोशिश को आगे बढ़ाया, जिन्हें फिर मुल्क बदर कर दिया गया। वो शाम से होते हुए फ्रांस पहुंचे, जहां वो जमालुद्दीन अफ़गानी के अखबार के एडिटर बन गए। तहरीक इत्तेहाद आलम इस्लाम में इल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम बहुत नुमाया था। आपने अपनी शायरी के जरिए बरसगीर के मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा किया और पाकिस्तान का तस्वुर दे दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शायरी में इस्लाम की आफाकियत और मुसलमानों में इत्तेहाद का पैगाम मौजूद है, ठीक है। तो इस तहरीक में इल्लामा इकबाल का जो है वो काफ़ी नुमाया किरदार था। उन्होंने मुसलमानों को बेदार करने के लिए शायरी दी और जिस शायरी ने मुसलमानों के सियासी शऊर को बेदार किया और फिर मुसलमानों को एक अलग मुल्क का तस्वुर भी दिया, और ये सब कुछ उन्होंने अपनी शायरी में दिया और इस्लाम के बारे में भी उसमें पैगाम दिया गया। आगे है तहरीक रेशमी रुमाल। तहरीक रेशमी रुमाल क्या है और इसका नाम तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से क्यों है, ये हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। 1915 से 1960 में कुछ तुलबा और सियासी कारकुन आज़ादी हिंद के लिए काम करने की गर्ज से हिंदुस्तान पहुंचे। इनमें मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भी शामिल थे। इसके बाद हिंदू, जर्मनों और तुर्कों पर मुश्तमिल एक वफ्द, यानी कि एक पूरी टीम जो है वो काबुल पहुंचा एक वफ्द पूरा। अब काबुल कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत का नाम है काबुल, जिसका मकसद अफगान हुकूमत को बरसगीर पर हमला करने के लिए तैयार करना था, ठीक है। हिंदू, जर्मन और तुर्की जो है कि जो लोग हैं का जो वफ्द पहुंचा काबुल, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ मिलकर बरसगीर पर
ठीक है, बरसगीर हिंदुस्तान पर जो है वो हमले का फैसला कर लिया था। उबैदुल्ला सिंधी जो काबुल में मुजाहिदीन की क़यादत कर रहे थे, उन्होंने हज्जाज में मुकीम महमूदुल हसन को एक रेशमी रुमाल पर खुफिया पैगाम लिखकर भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम जहादी सरगर्मियों से आगाह किया। अब इस रुमाल पर उन्होंने क्या लिखकर भेजा था? उन्होंने जहादी सरगर्मियों के बारे में लिख के भेजा था कि वो किस तरह से जहादी सरगर्मियाँ करेंगे, किस तरह से जहाद की एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे, और ये भी बताया कि अफगान हुकूमत ने बरसगीर पर हमला करने की भी तैयारी कर ली है। अफगान हुकूमत के साथ कौन कौन शामिल हो गया था? जर्मन, हिंदू और तुर्की के जो वफद हैं वो शामिल हो गए थे और वो बरसगीर पर हमला करना चाहते थे। ये रुमाल शेख अब्दुल हक को दिया गया कि वो हज्जाज में मुकीम महमूदुल हसन तक किसी खास शख्स के जरिए पहुंचाएं, लेकिन ये रुमाल जो हुकूमत के कारिंदों के हाथ लग गया, मतलब हुकूमत के जो कारकुनान थे उनके हाथ लग गया, जिससे ये साजिश खुलकर हुकूमत के सामने आ गई और हुकूमत ने बरवक्त कदम उठाकर इस साजिश को नाकाम बनाया और इसीलिए इस तहरीक को तहरीक रेशमी रुमाल कहते हैं और फिर यहीं पर ये तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई। लेवल 8 की आप लोगों की आज की डायरी है। आपने सबक नंबर 3 के सफ़हात नंबर 27 से 30 तक की पढ़ाई करनी है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।